तो आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, 1773 से लेके 1947 तक। नाम, तारीखें, कानून, सुधार, मतलब पहली नज़र में ये किसी बोरिंग हिस्ट्री चैप्टर जैसा लगता है। हाँ, और अगर इसे बस ऐसे ही पढ़ा जाए तो नींद आना तो पक्का है। लेकिन हमारा मिशन आज इसे एक लिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह देखना है। कहानी? हाँ, कहानी कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने धीरे धीरे एक पूरे उपमहाद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर दिया। एक ऐसा सिस्टम जिसकी कई बातें आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में चल रही हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, यह दिलचस्प है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इसके पहले डेवलपर्स है वॉरेन हेस्टिंग्स। हाँ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनता है। तो क्या ये इस ओएस का पहला वर्जन था? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अब तक सिर्फ एक व्यापारी थी, वो अब शासक बन रही थी और लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को लगा कि भाई इसे कंट्रोल करना जरूरी है। तो उन्होंने कंपनी पर लगाम कसने के लिए ये एक्ट बनाया? बिल्कुल। हेस्टिंग्स का काम था इस अजीब सी स्थिति को संभालना, जहां वो एक कंपनी के कर्मचारी भी थे और एक तरह से भारत के शासक भी। ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रोल था उनका। हेस्टिंग्स के बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, और यहां से चीजें ज्यादा व्यवस्थित होने लगती हैं। इनके परमानेंट सेटलमेंट और सिविल सर्विसेज को अक्सर ब्रिटिश राज का सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इस एनालॉजी को थोड़ा और खोलते हैं। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अब अंदाजे से काम नहीं चलेगा, एक सिस्टम बनेगा। कॉर्नवालिस ने जो सिविल सर्विस बनाई उसे बाद में भारत का स्टील फ्रेम यानी इस्पाती ढांचा भी कहा गया। एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो पूरे देश को चलाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ एक कैच है। कॉर्नवालिस ने इस सिस्टम को बनाते हुए ये पक्का किया कि ऊंचे पदों पर कोई भी भारतीय न पहुंच सके। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसकी कोडिंग ही मतलब भेदभाव पर आधारित थी। और परमानेंट सेटलमेंट, उसे तो एक बड़ा आर्थिक सुधार माना जाता है। हाँ, कागज पर तो ये टैक्स कलेक्शन का एक स्थायी सिस्टम था, लेकिन असल में इसने जमीन के साथ भारतीयों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने जमींदारों का एक नया क्लास बना दिया जो अंग्रेजों के वफादार थे, और करोड़ों किसान अपनी ही जमीन पर किराएदार बनकर रह गए। ओह! इस एक सुधार ने बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दशकों तक परेशान रखा। तो सॉफ्टवेयर तो बना, पर वो यूजर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो कॉर्नवालिस ने एडमिनिस्ट्रेशन का सॉफ्टवेयर बना दिया, लेकिन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हार्डवेयर यानी जमीन तो चाहिए, और यहीं लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी जैसे लोगों की एंट्री होती है। ये शातिर पॉलिसी थी। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, पर यह हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। आसान भाषा में ये था क्या? ये एक तरह का प्रोटेक्शन रैकेट था, जैसे माफिया चलाते हैं ना, बिल्कुल वैसा। अंग्रेज किसी भारतीय राजा के पास जाते और कहते, देखिए आपके पड़ोसियों से आपको खतरा है, एक काम कीजिए, आप अपनी सेना भंग कर दीजिए। अपनी सेना भंग कर दीजिए? हाँ, हम आपको अपनी सेना देंगे आपकी सुरक्षा के लिए, बस आपको उसका खर्चा उठाना होगा। राजा मान जाता। धीरे धीरे वो अपनी सैनिक शक्ति खो देता, राज्य का सारा पैसा ब्रिटिश सेना को मेंटेन करने में चला जाता और वो पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर हो जाता। मतलब बिना एक भी गोली चलाए पूरा राज्य उनके कंट्रोल में? एग्जैक्टली। वाह, ये तो वाकई बहुत शातिर तरीका था। और फिर आए लॉर्ड डलहौजी, जिनकी वेपकत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो और भी सीधी हड़प नीति थी। हाँ, डलहौजी का फंडा सीधा था। जिस भी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है, उसका राज्य गोद लिए में बेटे को नहीं मिलेगा, बल्कि सीधे कंपनी के राज में मिला लिया जाएगा। सतारा, झांसी, नागपुर, कई रियासतें ऐसे ही हड़प ली गईं। लेकिन डलहौजी को सिर्फ हड़प नीति के लिए याद करना अधूरी कहानी होगी। सुना है वो एक तरह के टेक्स-हेवी गवर्नर जनरल थे? सही सुना है। मतलब भारत में रेलवे, टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम की शुरुआत उन्हीं के समय में हुई। हमें लगता है कि ये सब विकास के लिए था, लेकिन इसका असली मकसद था कंट्रोल। कंट्रोल कैसे? टेलीग्राफ की लाइनें इसलिए बिछाई गईं ताकि हजारों मील दूर अगर कोई विद्रोह हो तो उसकी खबर तुरंत कलकत्ता पहुंच सके और सेना भेजी जा सके। रेलवे इसलिए बनी ताकि सेना और कच्चे माल को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। टेक्नोलॉजी को साम्राज्य का सबसे बड़ा हथियार बना दिया गया था। तो एक तरफ जमीन हड़पी जा रही है, टेक्नोलॉजी से कंट्रोल बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसी दौर में लॉर्ड विलियम बेंटिक जैसे लोग भी थे जिन्होंने सती प्रथा को खत्म किया, ठली को दबाया। मकाले की अंग्रेजी शिक्षा नीति भी आई। ये मुझे हमेशा से विरोधाभासी लगता है। क्या ये सच में मानवतावादी सुधार थे
या इसके पीछे भी कोई और मकसद था? ये ब्रिटिश राज का सबसे जटिल सवाल है। देखिए, सती प्रथा को खत्म करना यकीनन एक प्रगतिशील कदम था, लेकिन इसके पीछे अंग्रेजों की वो सिविलाइजिंग मिशन वाली सोच भी थी कि हम इन पिछड़े लोगों को सभ्य बनाने आए हैं। ये सोच उन्हें अपने शोषणकारी राज को नैतिक रूप से सही ठहराने में मदद करती थी। और मकाले की शिक्षा नीति, उनका वो मशहूर कोट है कि हमें ऐसे भारतीय तैयार करने हैं जो खून और रंग में तो भारतीय हों, पर सोच और अक्ल से अंग्रेज। हाँ, और उस एक लाइन में पूरी पॉलिसी का सार है। मकसद भारतीयों को शिक्षित करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा बाबू क्लास तैयार करना था जो सस्ते में ब्रिटिश प्रशासन की मशीनरी को चलाने में मदद कर सके। एक ऐसा वर्ग जो अपने ही समाज से कट जाए और अंग्रेजों को अपना मालिक समझे। बिल्कुल। इस शिक्षा नीति का असर हमारी संस्कृति और आत्मविश्वास पर बहुत गहरा और लंबा पड़ा है। तो ये सारी नीतियां आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक धीरे धीरे एक प्रेशर कुकर बना रही थीं। और डलहौजी के ठीक बाद लॉर्ड कैनिंग के समय में ये कुकर फट गया। 1857 का विद्रोह। बिल्कुल। 1857 सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था जैसा अंग्रेज कहते थे। ये इन सभी नीतियों के खिलाफ एक जबरदस्त गुस्सा था। डलहौजी की हड़प नीति से राजा नवाब नाराज थे, स्थायी बंदोबस्त से किसान बर्बाद थे, और सामाजिक सुधारों से कई लोगों को लग रहा था कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। सही कहा। इन सब ने मिलकर वो विस्फोट किया जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये सिस्टम क्रैश हो गया था। और इस क्रैश के बाद सिस्टम को रीबूट किया गया। सत्ता कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के पास चली गई। लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल और भारत के पहले वॉइसरॉय बने। तो यहां से क्या बदला? मैनेजमेंट बदला, पर क्या पॉलिसी भी बदली? हाँ, और ये बदलाव बहुत गहरा था। अब भारत को सिर्फ मुनाफा कमाने वाली मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक साम्राज्य के सबसे कीमती हीरे की तरह देखा जा रहा था, जिसे संभाल कर रखना था। अच्छा। शासन का तरीका और ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया। लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी 1860 लागू किया, जो आज भी भारत की कानूनी व्यवस्था का आधार है। एक देश, एक कानून। ये कंट्रोल का एक नया लेवल था। इसी दौर में लॉर्ड मेयो ने पहली बार जनगणना कराने की कोशिश की। ये तो सामान्य प्रशासनिक काम लगता है, पर है नहीं। जनगणना सिर्फ लोगों को गिनना नहीं है, ये अपने साम्राज्य को जानने, उसे आंकड़ों में बांधने और उसे बेहतर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश है। आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, क्या काम करते हैं, इस सारा डेटा सरकार के लिए सोने जैसा था। बिल्कुल। और यहीं से वो राजनीति शुरू हुई जिसमें भारतीयों को अलग अलग समुदायों में बांटकर देखा जाने लगा। और यहीं से वो गाजर और छड़ी वाली नीति और साफ दिखने लगती है। मुझे ये दौर बहुत अजीब लगता है। एक वाइसरॉय आता है, लॉर्ड लिटन, और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगाकर भारतीय भाषाओं के अखबारों पर ताला लगा देता है, क्योंकि वो राष्ट्रवादी विचारों का गढ़ बन रहे थे। ये थी छड़ी। लिटन ने आर्म्स एक्ट भी लगाया, जिससे भारतीयों के लिए हथियार रखना लगभग नामुमकिन हो गया। डर साफ दिख रहा था। और फिर उनके ठीक बाद लॉर्ड रिपिन आते हैं और न सिर्फ उस प्रेस एक्ट को हटा देते हैं, बल्कि स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत करते हैं। ये क्या था? मतलब लंदन में बैठे लोगों को पता नहीं था कि भारत में हो क्या रहा है? नीतियां इतनी जल्दी जल्दी पलट कैसे जाती थीं? ये कोई कंफ्यूजन नहीं था, ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। छड़ी से जब गुस्सा बढ़ता तो गाजर दिखा दी जाती थी, एक सेफ्टी वाल्व की तरह। हाँ, रिपन का स्थानीय स्वशासन एक तरह का सेफ्टी वॉल्व ही था। अंग्रेजों ने कहा, ठीक है, आप अपने शहर के नाली, सड़क, सफाई जैसे छोटे मोटे मामले खुद देख लीजिए। इससे उन्हें दो फायदे हुए। एक, भारतीयों को लगा कि उन्हें कुछ अधिकार मिल रहे, तो उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। और दूसरा, इन छोटे मोटे कामों की सिरदर्दी अंग्रेजों के सर से हट गई। पर असली पावर यानी पैसा और पुलिस, वो हमेशा अपने पास ही रखते थे। और इसी माहौल में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, लॉर्ड डफरिन के समय। कहते हैं कि शुरुआत में तो एक अंग्रेज A.O. ह्यूम ने ही इसे बनाने में मदद की थी, एक और सेफ्टी वॉल की तरह। हाँ, सोच तो यही थी कि पढ़े लिखे भारतीय साल में एक बार मिलेंगे, थोड़ी बहुत शिकायतें करेंगे और घर चले जाएंगे। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। कांग्रेस बहुत जल्द भारतीय राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी आवाज बन गई, और जब अंग्रेजों को यह एहसास हुआ तो उनकी प्रतिक्रिया और भी तीखी हो गई। और उस प्रतिक्रिया का सबसे बड़ा उदाहरण था लॉर्ड कर्जन का 1905 में बंगाल का विभाजन। कर्जन एक टिपिकल साम्राज्यवादी वाइसराय थे।
उन्हें लगता था कि वो भारत को और भारतीयों को सबसे बेहतर समझते हैं। बंगाल उस समय राष्ट्रवादी चेतना का केंद्र था और वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता भी काफी मजबूत थी। तो कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर बंगाल को ऐसे बांटा कि एक हिस्सा मुस्लिम बहुल हो गया और दूसरा हिंदू बहुल। ये बांटो और राज करो की नीति का सबसे बेशरम उदाहरण था। लेकिन इसका असर तो उल्टा ही हुआ। स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। बिल्कुल। और इसी बढ़ते दबाव के बीच अंग्रेज एक और गाजर लेकर आए, जो शायद उनकी सबसे खतरनाक चाल साबित हुई। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में आए मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में, जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रावधान था। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ये सिस्टम असल में काम कैसे करता था? इसका मतलब था कि कुछ चुनाव क्षेत्रों में सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो सकते थे और उन्हें वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही दे सकते थे। अच्छा। इससे पहले तक नेता अपने पूरे चुनाव क्षेत्र के हर समुदाय से वोट मांगते थे, लेकिन अब एक मुस्लिम नेता को सिर्फ मुस्लिमों को खुश करना था और एक हिंदू नेता को सिर्फ हिंदुओं को। इस एक फैसले ने भारतीय राजनीति में धर्म का जहर घोल दिया और उसे एक संस्थागत रूप दे दिया। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि भारत के विभाजन का बीज यहीं बोया गया था। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटती हैं। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आ जाती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन की कमान संभाल लेते हैं। ऐसा लगता है कि अब वायसरॉय नीतियां बनाने वाले नहीं, बल्कि सिर्फ गांधी जी के आंदोलनों पर प्रतिक्रिया देने वाले बन गए थे। आप सही कह रहे हैं। 20वीं सदी के वायसराय जैसे चेम्सफोर्ड, इरविन, लिनलिथगो एक तरह से क्राइसिस मैनेजर थे। उनका मुख्य काम था बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन को किसी तरह काबू में रखना। तो एक तरफ सुधारों का दिखावा और दूसरी तरफ दमन। हाँ, एक तरफ वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जैसे संवैधानिक सुधारों का दिखावा करते और दूसरी तरफ असहयोग या भारत छोड़ो आंदोलन का क्रूरता से दमन करते। गांधी इरविन समझौता हो या गोलमेज सम्मेलन, ये सब उस लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया का हिस्सा थे जहां अंग्रेज सत्ता छोड़ने में आनाकानी कर रहे थे और भारतीय उसे हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और अंत में आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय। उनका काम था इस कहानी को खत्म करना। हाँ, उन्हें भेजा ही इसलिए गया था ताकि सत्ता का हस्तांतरण जल्द से जल्द हो सके। लेकिन जिस जल्दबाजी में उन्होंने भारत का विभाजन किया और जिस तरह से सीमाओं को खींचा गया, उसने इतिहास के सबसे बड़े और रक्त रंजित विस्थापनों में से एक को जन्म दिया। वो ब्रिटिश राज का एक बहुत ही दर्दनाक अंत था। तो 1773 के एक रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई ये कहानी 1947 में आज़ादी और विभाजन पर आकर खत्म होती है। जब हम इस पूरी यात्रा को देखते हैं तो ये सिर्फ नामों और तारीखों की लिस्ट नहीं लगती। ये एक मशीन के बनने, चलने और फिर आखिरकार बंद होने की कहानी लगती है। बिल्कुल। और ये मशीन भले ही बंद हो गई हो, लेकिन इसके कई पुर्जे आज भी हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं। हमारी सिविल सर्विस, हमारी पुलिस व्यवस्था, हमारी कानूनी प्रणाली, संसद का तरीका, इन सब की जड़ें उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में है जिसे अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए डिजाइन किया था। एक बहुत ही जटिल विरासत है। ये तो है, एक ऐसी विरासत जिसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं, पर बहुत कुछ ऐसा भी है जो शोषण और नियंत्रण के लिए बनाया गया था। सही कहा। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जिस प्रशासनिक मशीनरी को एक विदेशी ताकत ने एक गुलाम देश पर शासन करने के लिए बनाया था, क्या वो मशीनरी एक आज़ाद लोकतांत्रिक देश की 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त है, या हमें इस पुराने सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से बदलने की ज़रूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आज भी तलाशना है।